1965 की भारत पाकिस्तान जंग को 55 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। यह जंग जहां पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा अवसर समझा जाता है, वहीं कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हालात वह नहीं थे जो बयां किए जाते हैं। इस जंग की आधारिक रूप से शुरुआत 6 सितंबर 1965 को हुई थी, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह जंग 26 अप्रैल 1965 को शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने कच्छ के इलाके में कंजरकोट और वयारवेट के इलाके पर कब्जा कर लिया था। कुछ दिनों के बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री हेरल्ड विल्सन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सुलह करने के लिए पेशकश की थी, जिसके कारण 30 जून 1965 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम के एक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और यह मामला एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल के हवाले पर दिया गया। जुलाई 1965 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तानी सेना ने भारत प्रशासित कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए एक गोरिल्ला ऑपरेशन शुरू किया, जिसे जिब्राल्टर का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन की योजना अयूब खान के निर्देश पर 12 डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल अख्तर हुसैन मालिक ने की थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और विदेश सचिव अजीज अहमद को भी इस ऑपरेशन की जानकारी थी और उनकी भी सहमति थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की जिम्मेदारी सेना के 5 दस्तों के दी गई थी, जिसके नाम इस्लामी इतिहास के सैन्य विजेताओं तारिक कास्मी, खालिद, सलाउद्दीन और गजनवी के नाम से पर रखे गए थे। इस ऑपरेशन की सफलता के लिए एक और ऑपरेशन किया गया, जिसका नाम था नुसरत। यह तमाम दस्ते 24 जुलाई को अपने अपने पोस्ट के लिए रवाना हुए और 28 जुलाई को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान, खासकर कश्मीर का तारीख खुद दुखद चैप्टर है। यह तमाम दस्ते अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम हुए और सिवाय गजनवी दस्ते के जो कुछ इलाकों पर कब्जा करने में कामयाब हुआ था। पूरा ऑपरेशन जिब्राल्टर बिखर कर दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन के नाकाम होने के कई कारण थे। पहली वजह तो यह थी कि इसमें शामिल होने वाले सैनिक की ट्रेनिंग नहीं थी। फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी की जानकारी की तुलना में भारत का अपना सुरक्षा इंतजाम काफी बेहतर था और उसने प्रभावित इलाकों को किसी संभावित गड़बड़ी को दबाने के लिए प्रभावी और बहुत क्रूर जलिया अपनाया था। पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड सलाम शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत प्रशासित कश्मीर में तैनात सैनिकों की सप्लाई लाइन काटने की नीयत से रेल के इकलौते संपर्क को काटने के लिए अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना था। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन ग्रैंड सलाम ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले होना चाहिए था। विशेषज्ञों के अनुसार ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च करना खुदकुशी करने के बराबर था। 25 अगस्त 1965 को भारत सेना ने दाना के इलाके पर कब्जा कर लिया। अब भारतीय सेना मुजफ्फराबाद के करीब थी। फिर 28 अगस्त को भारतीय सेना ने दर्रा हाजीपीर पर कब्जा कर लिया था। उस समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल मूसा का सब्र का बांध टूट गया और वो बहुत दुखी हालात में विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पास पहुंचे और कहा कि मेरे जवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवाय कुछ भी नहीं है। इधर जंग का ऐलान भी हो चुका था। 6 सितंबर 1965 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, जिसकी जानकारी अयूब खान को सुबह 4 बजे के करीब मिली। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान के कुछ इलाके भारत के कब्जे में और भारत के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। 11 सितंबर को रक्षा सचिव नजीर अहमद ने जनरल अयूब को बताया कि कुछ देशों ने पाकिस्तान को हथियार देने से मना कर दिया है। 15 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने शांति बहाली की अपील की। उसी दिन भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि वो युद्ध बंद करने को तैयार है, लेकिन युद्ध जारी रहा। 17 सितंबर को
चीन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत कश्मीर के मसले को कश्मीरी जनता की इच्छा के अनुसार हल करे। पाकिस्तान ने चीन के इस बयान का स्वागत किया। यह वो समय था जब पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू किया कि वो युद्ध विराम का समझौता स्वीकार करे। खुद पाकिस्तान भी कश्मीर समस्या को सैन्य शक्ति की बजाय कूटनीतिक तरीके से हल करने के पक्ष में था। ऐसे मौके में राष्ट्रपति अयूब खान ने मुनासिब समझा कि वो अपने पुराने दोस्त चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लॉय से सीधे संपर्क कर विचार विमर्श करे। लिहाजा 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात को राष्ट्रपति अयूब खान पेशावर से एक जहाज के जरिए बीजिंग पहुंचे और अगले दिन वापस आ गए। अयूब खान के इस दौरे को पूरी तरह खुफिया रखा गया था और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी। राष्ट्रपति भवन में रोजमर्रा की तरह काम होता रहा। अयूब खान के लिए सुबह की चाय ले जाने वाला उसी तरह बर्तन सजाकर उनके कमरे तक ले गया और खाली ट्रे वापस लाया। राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों को जरा भी शक नहीं हुआ कि अयूब खान अंदर मौजूद नहीं है। इस दौरे में विदेश मंत्री भुट्टो भी अयूब खान के साथ थे। दोनों ने चाउ ए लाई और मार्शल चीन सी के साथ 2 बार लंबी मुलाकातें की। अयूब खान ने चीनी नेताओं को स्थिति से अवगत कराया और उन्हें बताया कि भारत ने किस तरह संख्या बल के आधार पर सैन्य बढ़तरी हासिल करनी शुरू कर दी है और भारत को किस तरह पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है जो सोवियत संघ को समझौता कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। चाउ एन लाई ने कहा कि भारत का संख्या बल पाकिस्तानी जनता के इरादों को तोड़ नहीं सकती। इस पर अयूब खान ने कहा कि पंजाब का मैदानी इलाका दुश्मन की बढ़ती हुई सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध के लिए मुनासिब नहीं है। इस पर मार्शल चीन सी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हर छोटी बड़ी नज़र और टीले को मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी दोस्तों ने पाकिस्तान से कहा कि उन्हें बातचीत के लिए तैयार होने के बजाय एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अयूब खान ने पूछा कि आपकी ये मदद कब तक बरकरार रहेगी। चाउ एन लाई ने अयूब खान की आंखों में आंखों डालकर कहा कि जब तक आपको इसकी जरूरत होगी, चाहे आपको पहाड़ों तक चढ़ाई क्यों ना करना पड़े। चीन ने पाकिस्तान से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका और रूस दोनों ही भरोसे के योग्य नहीं है और पाकिस्तान को ना उनके सामने झुकना चाहिए और ना ही उन पर विश्वास करना चाहिए। अयूब खान हैरान थे कि वो इस बिना शर्त के प्रस्ताव का क्या जवाब दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से आप शायद कुछ जल्दबाजी में यह सब कर रहे हैं। इस पर चाउ एन लाई ने मुस्कुराते हुए अयूब खान को अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार करने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान को रूस के जाल में भी नहीं फंसना चाहिए। वो विश्वास के लायक नहीं है। आपको आखिरकार खुद पर ही पता चल जाएगा। बातचीत खत्म होते होते ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अगर पाकिस्तान चीन का पूरा समर्थक चाहता है तो उसे एक लंबी जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जिसमें लाहौर और कुछ दूसरे शहर दुश्मन के कब्जे में भी जा सकते हैं। चीनी नेताओं का ख्याल था कि पाकिस्तान को पहुंचाने वाला हर नुकसान पाकिस्तान की जनता को एकजुट करेगी और भारतीय सेना जनता के विरोध के सामने फंसकर रह जाएगी। मगर भुट्टो और अयूब दोनों में से कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तानी नेतृत्व एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं था। थल और वायुसेना के प्रमुख भी युद्ध समाप्त करना चाहते थे क्योंकि उनकी ताकत दिन ब दिन घटती जा रही थी। हथियार और दूसरे कलपुर्जों की सख्त किल्लत के कारण जनरल मूसा का हौसला भी पस्त हो रहा था और वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल नूर खान विमानों की रोज घटती संख्या के कारण मायूस थे। वायुसेना की हर झड़प के बाद पाकिस्तान के 1-2 लड़ाकू विमान कम हो जाते थे, इसलिए पाकिस्तान को चीन की सलाह को नजरअंदाज करना पड़ा और वही हुआ जो अमेरिका और रूस चाहते थे। अगले दिन 20 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें पाकिस्तान और भारत को आदेश दिया गया था कि वो 22 से 23 सितंबर की दरमियानी रात को युद्ध बंदी की घोषणा करे। विदेश मंत्री भुट्टो को यूएन भेजा गया
जहां वो सुरक्षा परिषद के सामने पाकिस्तान का पक्ष रख सके और उन्हें बताए कि कश्मीर का हाल तलाश किए बगैर जंग समाप्त करना संभव नहीं। भुट्टो 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे और सीधे यूएन मुख्यालय पहुंचे, जहां सुरक्षा परिषद की बैठक जारी थी। भुट्टो ने इस मौके पर शानदार तकरीर की। भुट्टो ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान पर एक बड़े देश ने हमला किया है और इस वक्त हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अस्तित्व के लिए अगर हमें भारत से 1000 साल तक लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे। उनका भाषण जारी था, तभी उन्हें अयूब खान का एक संदेश लाकर दिया गया। इसमें अयूब खान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार जंग खत्म करने पर अपनी सहमति जताई थी। भुट्टो ने अयूब खान के संदेश को सुरक्षा परिषद के सदस्यों को पढ़कर सुनाया और कहा कि पाकिस्तान युद्ध बंद करने को तैयार हो गया है। भुट्टो ने कहा कि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर के मसले का हल तलाश करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से अलग हो जाएगा। इस जंग के दौरान ही सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों को एक शांतिपूर्ण समझौते तक पहुंचाने के लिए अपनी मदद की पेशकश की थी। नवंबर 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सोवियत संघ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो कश्मीर के मसले के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच हर तरह के मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी मास्को पहुंचे और कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान बहुत सकारात्मक नहीं है, लेकिन इसमें बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई गई है। दिसंबर 1965 में अयूब खान अमेरिका रवाना हुए। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में शामिल हुए। अयूब खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बताने की कोशिश की कि भारतीय उपमहाद्वीप में सोवियत संघ को निर्णायक किरदार अदा करने की इजाजत देना अक्लमंदी का फैसला नहीं होगा, मगर अमेरिका और उनके पश्चिमी साथियों का ख्याल था कि सिर्फ सोवियत संघ ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी ऐसे गठबंधन को रोक सकता है जिसमें चीन और पाकिस्तान एक तरफ हो और सोवियत संघ और भारत दूसरी तरफ। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि अमेरिका इस समय वियतनाम की जंग में पूरी तरह फंसा हुआ है और उसका मानना है कि चीन को भारतीय उपमहाद्वीप के मामले में शामिल करना खतरनाक होगा। सोवियत संघ भी किसी सूरत में चीन के साथ कोई झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। इस हालात ने सोवियत संघ को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ बना दिया। अयूब खान अमेरिका से मायूसी की हालत से वापस लौटे और जनवरी 1966 के पहले हफ्ते में 16 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये ऐतिहासिक बातचीत 7 दिनों तक चली। इस दौरान कई मर्तबा बातचीत स्थगित भी हुई क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री ने बातचीत में कश्मीर का जिक्र शामिल करने से इनकार कर दिया था। उनके नजदीक कश्मीर का मसला तय किया जा चुका था और ताशकंद में बातचीत सिर्फ उन मसलों को हल करने के लिए की जा रही थी जो हाल की जंग के कारण पैदा हुए हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि ऐसे हालात में इस बातचीत का कोई फायदा नहीं और पाकिस्तान को कोई समझौता किए बगैर लौटा जाना नहीं चाहिए। ताशकंद समझौता मगर बातचीत के आखिरी दिनों में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने अयूब खान से कई बार मुलाकात की और उन्होंने भारत के साथ किसी न किसी समझौते पर पहुंचने के लिए राजी कर लिया। इस तरह 10 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर अपने दस्तखत कर दिए। इसके तहत यह तय किया गया कि दोनों देश की सेना अगले 1.5 महीनों में 5 अगस्त 1965 वाली स्थिति में वापस चली जाएगी और दोनों देश कश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर पाबंद करते हुए बातचीत के आधार पर हल करेंगे। लेकिन ताशकंद समझौता अयूब खान की सियासी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। इसी समझौते के कारण पाकिस्तानी जनता में उनके खिलाफ गुस्से की लहर पैदा हुई और आखिरकार अयूब खान को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान की जनता का आज तक की यही सोचना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर की समस्या को ताशकंद की सरजमीन पर हमेशा के लिए दफन कर दिया था। वो जंग तो खुद सरकार दावों के अनुसार मैदान में जीती जा चुकी थी, बातचीत की मेज पर हार दी गई।